हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स मेकअप। मैं हूं जाला सिंह, लेके आई हूं आपके सामने ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बार बार सीटेट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये सेशन केवीएस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। कभी भी हम ईवीएस पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? बच्चों को शैक्षिक भ्रमण कराना, टूर पर ले जाना। तो उसका मूल उद्देश्य क्या होता है? सबसे मेन उद्देश्य, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, समाजीकरण को बढ़ावा देना या टीम भावना बढ़ाना। कभी भी हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। चारों ही ऑप्शंस आपको सही लगेंगे, लेकिन उसमें से सबसे बेस्ट जो होगा वो हमें चूज करना होता है। तो टीम भावना बढ़ाना, ये ऑप्शन सही है। हम अगर टूर पर बच्चों को क्षेत्र भ्रमण के लिए बच्चों को ले जाएंगे, तो उससे क्या होगा? उसमें उनकी टीम भावना बढ़ेगी। लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना है। समाजीकरण को बढ़ावा देना, तो ये ऑप्शन भी सही है। इससे समाजीकरण भी होगा, क्योंकि बच्चे अगर क्षेत्र भ्रमण के लिए जाएंगे तो अकेला बच्चा तो जाएगा नहीं, सारे ही बच्चे जाएंगे। तो इसमें समाजीकरण की भावना भी उनमें उत्पन्न होगी। लेकिन बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, इसमें उसकी ऊर्जा भी विकसित होगी। छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, लेकिन हम बच्चों को टूर पे या फिर क्षेत्र भ्रमण के लिए क्यों लेके जाते हैं? क्यों? क्योंकि बच्चे प्रत्यक्ष रूप से उसको अनुभव कर सके। हम बच्चों को कुछ भी बोलकर जो बता रहे हैं या फिर कुछ भी उनको सामने दिखा रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से जो जिस चीज को वो देख रहे हैं, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जिस चीज को वो देखेंगे उसको ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। तो हम ईवीएस में बच्चों को क्षेत्र भ्रमण के लिए क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि बच्चे क्या करेंगे? प्रत्यक्ष रूप से उसका अनुभव करेंगे। जो भी चीज वो देख रहे हैं, सपोज हम बच्चों को जू में लेके गए, चिड़ियाघर लेके गए, वहां बच्चे अलग अलग जानवरों को देखेंगे। हम अगर उनको जेब्रा के बारे में ही बता रहे हैं, तो हम उनको क्या करेंगे? बताएंगे कि जेब्रा ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स होते हैं उनके स्किन पे। लेकिन इससे उनको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा जब तक वो सामने से उसको देखेंगे नहीं। हम इसलिए बच्चों को ईवीएस की कक्षा में बच्चों को क्षेत्र भ्रमण के लिए लेके जाते हैं, क्योंकि बच्चे प्रत्यक्ष रूप से चीजों को देखें और उसका अनुभव करें खुद से। वो उसको देखकर उसके बाद उसको सीखे। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम क्षेत्र भ्रमण के लिए क्यों लेके जाते हैं बच्चों को? क्योंकि छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, उससे वो अनुभव कर सकेंगे प्रत्यक्ष रूप से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? अलग अलग विटामिन के कारण अलग अलग बीमारियां होती हैं। हमें ये बताना है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। स्कर्वी, बेरी रतौंधी या थकान? तो इसमें थकान तो कोई बीमारी नहीं है, थकान को हम बीमारी नहीं मानते हैं। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। रतौंधी, बेरी स्कर्वी, तो जो विटामिन सी से होती है बीमारी, विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्कर्वी कहते हैं। स्कर्वी क्या होता है? स्किन डिजीज है, ये त्वचा संबंधी एक रोग है जो कि विटामिन सी की कमी से होती है। इसके अलावा बेरी किसकी कमी से होती है? तो ये विटामिन बी की कमी से होती है। एंड रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हम कहते हैं, ये किसकी कमी से होती है? तो ये विटामिन ए की कमी से होती है, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी होती है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। बी फॉर बेरी आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और सी की कमी से स्कर्वी होता है। सी से स्कर्वी नहीं होता है, एस फॉर स्कर्वी होता है, लेकिन आप सी से स्कर्वी को रिलेट करके याद कर सकते हैं। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। ये क्वेश्चन विटामिन वाले क्वेश्चंस पेपर में एक ना एक जरूर पूछा ही जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद करेंगे। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स नामक एक बीमारी है, वो किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? अस्थियां मीन्स जो हड्डी हमारी है, जो हमारे बोन्स है, तो इसको स्वस्थ रखने के लिए क्या जरूरी है? ऐसा हम क्या खाएं जिससे हमारी जो बोन्स, हड्डियां हैं, वो स्वस्थ रहे? पोटेशियम एवं विटामिन के,
कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी या कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो जो हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, तो ये ऑप्शन तो हमारा कट जाएगा क्योंकि इसमें पोटेशियम दिया है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम एवं एवं विटामिन डी। स्वस्थ हड्डियों के लिए क्या जरूरी होता है? कैल्शियम का सेवन करना और उसके साथ साथ विटामिन डी लेना, ये हमारे हड्डियों को स्वस्थ रखते हैं। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही विटामिन सी से क्या होता है? विटामिन सी हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। और विटामिन ई क्या करता है? विटामिन ई से हमारे जो बाल है या त्वचा है ये अच्छे रहते हैं। तो त्वचा और बालों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सी विटामिन जरूरी होती है? विटामिन ई जरूरी होती है। और हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सी विटामिन जरूरी होती है? विटामिन डी और कैल्शियम जरूरी होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? हम ये बताना है वायु दाब जो एयर प्रेशर हम नापते हैं उस यंत्र का क्या नाम है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ या हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर क्या होता है? इससे हम ह्यूमिडिटी नापते हैं, आर्द्रता जिसे हम कहते हैं। ह्यूमिडिटी मीन्स क्या होता है कि वायु में कितनी मात्रा में जल है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि बहुत ही ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, यानी कि हमारे जो आसपास का वातावरण है, जो वायु है, इसमें क्या होता है? इसमें जल की मात्रा होता है। तो वो हम किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। सिस्मोग्राफ क्या होता है? सिस्मोग्राफ से हम क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता मापते हैं। जब भूकंप आती है तो उसको हम किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से। थर्मामीटर से क्या होता है? थर्मामीटर से हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मापते हैं, ये सबको बात पता है। तो वायु दाब मापने वाला यंत्र क्या होता है? बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं? वायु दाब जो होता है, प्रेशर जो होता है, एयर प्रेशर, उसको हम किससे मापते हैं? बैरोमीटर एक यंत्र का नाम है जिससे हम वायु दाब मापते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है, मैंने अभी बताया कभी भी भूकंप आता है तो उसको किस चीज से हम मापते हैं? तो फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ। तो जो उसको हम मापते हैं उसको हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं। और उसका पैमाना क्या होता है भूकंप मापने का? तो रिक्टर स्केल उसका पैमाना होता है। कभी भी आपने सुना होगा भूकंप आता है तो लोग कहते हैं कि 6 रिक्टर स्केल पे आया, 7 रिक्टर स्केल पे आया। तो जो भूकंप मापने का पैमाना होता है उसे हम रिक्टर स्केल कहते हैं। और जिस यंत्र से मापा जाता है, जिस डिवाइस से मापा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उस वैज्ञानिक का नाम, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? हमें उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने ये बताया था कि मलेरिया जो बीमारी है वो मच्छर से फैलता है, और इसके लिए इनको 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो वो कौन से वैज्ञानिक है? रोनाल्ड रॉस, चार्ल्स डार्विन, गैगो मेंडल या जॉर्ज मिस्ट्रल। तो जो रोनाल्ड रॉस हैं उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने ये खोज की थी कि जो मलेरिया है ये किससे फैलता है? मच्छरों द्वारा फैलता है। और इसके लिए, इस खोज के लिए उन्हें 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। दत्त कार्य मीन्स क्या होता है? जो भी हम प्रोजेक्ट वर्क देते हैं बच्चों को, तो हम बच्चों को क्यों देते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है? शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराना, या फिर अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। तो जो भी हम प्रोजेक्ट वर्क बच्चों को देते हैं वो क्यों देते हैं? क्योंकि अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराते हैं हम उन्हें, बच्चे अलग अलग तरीके से सीख सके। जैसे कि हम बच्चों को प्रोजेक्ट में देते हैं
अगर आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, तो प्रोजेक्ट वर्क मिलता है, जैसे कि पत्तों को हमें पत्तों को कलेक्ट करके और उस पत्तों के नीचे लिखना रहता है किस चीज का ये पत्ता है। तो उससे क्या करेंगे, अधिगम विस्तार होगा बच्चों का, बच्चे सीखेंगे कि आखिर पत्ता किस चीज का, वो खुद से पत्ते को तोड़ के लाएंगे, उसके बारे में पूछेंगे कि ये पत्ता किस चीज का है। तो उससे क्या होगा, उसके अधिगम में, उसके सीखने में विस्तार होगा, वो ज्यादा चीजें सीख पाएगा। तो हम किसी को भी प्रोजेक्ट वर्क, बच्चे को प्रोजेक्ट वर्क, दत्त कार्य क्यों देते हैं, उनके अधिगम में विस्तार हो, वो अच्छे से और अच्छे से चीजों को जान पाए, इसलिए हम उनको प्रोजेक्ट वर्क देते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? जो चिपको आंदोलन था, कब स्टार्ट हुआ था ये आंदोलन? 1974 में। 1974 में एक राज्य में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। क्यों? इसमें क्या करते थे, जो लोग थे वो ट्रीज को गले लगा लेते थे, मीन्स की ट्रीज को पकड़ लेते थे ताकि पेड़ को काटा ना जाए, पर्यावरण को बचाने के लिए वो ऐसा काम करते थे। ये किस राज्य से स्टार्ट हुआ था, हमें ये बताना है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़? तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के एक गांव से ये चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और इसको स्टार्ट किसने किया था? एक औरत थी, गौरा देवी। गौरा देवी नामक एक औरत थी जिन्होंने इस चिपको आंदोलन को स्टार्ट किया था। लेकिन गौरा देवी के बारे में नहीं पूछा जाता है पेपर में, किसके बारे में पूछा जाता है? फादर ऑफ चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है? तो चिपको आंदोलन के पिता किसे कहते हैं हम? सुंदरलाल बहुगुणा। जो सुंदरलाल बहुगुणा है, इन्हें क्या कहा जाता है? चिपको आंदोलन का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ चिपको आंदोलन कहा जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछता है, तो ये आप याद रखेंगे। कहाँ से स्टार्ट किया गया था? उत्तराखंड से स्टार्ट किया गया था। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, चमगादड़ क्या है? स्तनधारी है। स्तनधारी को हम इंग्लिश में मैमल्स कहते हैं। तो मैमल्स है क्यों? किन को हम मैमल्स कहते हैं, किन को हम स्तनधारी कहते हैं? उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है या बच्चे देता है? तो जो भी जानवर जो है वो बच्चे देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्तनधारी कहते हैं। मानव क्या करता है? इंसान जो होता है वो भी बच्चा देता है। मीन्स कि दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। कुछ जंतुएं क्या करते हैं? अंडे देते हैं, कुछ बच्चे देते हैं। तो जो बच्चा देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्तनधारी कहते हैं। तो मानव किस कैटेगरी में आएगा? मानव भी स्तनधारी की कैटेगरी में आते हैं। और चमगादड़ क्या है? स्तनधारी है। क्यों? क्योंकि यह बच्चा देते हैं। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एलपीजी का संक्षिप्त रूप है, हमें ये बताना है एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। लो पेट गेम्स, लोकल पैसेंजर गाड़ी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लोकल पेट्रोलियम गैस? तो जो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है वो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का यूज किस लिए किया जाता है? एलपीजी का यूज हमारे घरों में खाना बनाने के लिए किया जाता है, ईंधन के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे पर्यावरण में क्या है? ओजोन परत है जो क्या करती है? जो अल्ट्रा वायलेट रेज को अवशोषित करती है। अल्ट्रा वायलेट रेज क्या होते हैं? हिंदी में हम इसे पराबैंगनी किरण कहते हैं। ये जो है हमारे हमारे लिए, इंसान के लिए या फिर हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तो क्या करती है? जो ओजोन परत है, ओजोन लेयर है, वो इन किरणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है और उसको पृथ्वी पर आने नहीं देती है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा गामा किरणें, एक्स किरणें, पैराबैंगनी किरणें या बीटा किरणें। तो जो पराबैंगनी किरणें, जिसे हम अल्ट्रा वायलेट रेज भी कहते हैं,
उसको क्या करती है, ओजोन परत अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, पृथ्वी पर आने नहीं देती है, जिसके कारण उससे हमें कोई भी हार्म नहीं होता है। जो अल्ट्रावायलेट रेज है, पराबैंगनी किरणें हैं, ये हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? जो पर्यावरण अध्ययन हम करते हैं, तो उसमें हमें पर्यावरण की परिभाषा बतानी है, एनवायरनमेंट की क्या डेफिनेशन होती है, हमें ये बताना है। बायोटिक एवं अबायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजें जो हमें घेरती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पर्यावरण है उसका परिभाषा क्या होता है? चीजें जो हमें घेरती हैं, जो भी चीजें हमें घेरती हैं, जैसे कि आसपास का हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो आसपास जो चीजें हमें घेर के रखी हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हमारा पर्यावरण कहते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? चीजें जो हमें घेरती है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? हमें ये बताना है। जो हमारा इंडिया है, वो 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। तो हमें ये बताना है, इन चारों में से गुजरात, गोवा, राजस्थान और महाराष्ट्र, इन राज्यों में से किससे कोई भी समुद्री सीमा नहीं लगी हुई है, सटी हुई है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान से कोई भी समुद्री सीमा नहीं लगी हुई है। आप अगर देखें, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, ये तीनों ही किस समुद्री सीमा से सटे हुए हैं? तो ये तीनों अरेबियन सी, अरब सागर। गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र, ये तीनों ही अरब सागर से सटे हुए हैं। लेकिन जो राजस्थान है, उससे हम जो हमारा देश राजस्थान राज्य है जो हमारा, उससे कोई भी समुद्री सीमा नहीं लगी हुई है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से सभी अभिलक्षण चुनिए। हमें ये बताना है, जो पेट्रोलियम है, पेट्रोल जो हम यूज करते हैं, उसके वो कैसा होता है, उसके अभिलक्षण क्या क्या है? अच्छी अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव्य। तो जो पेट्रोल होता है उसकी गंध अच्छी नहीं होती है, वो अच्छा स्मेल नहीं करता है। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल। तो ये गहरे रंग का तरल तो होता है, गाढ़ा भी होता है, लेकिन बिना गंध का नहीं होता है, क्योंकि पेट्रोल में क्या होता है, स्मेल होती है। पेट्रोल बहुत ही गंदा स्मेल करता है। बदबूदार, गाढ़ा, गहरे रंग का तेल। तो ये बिल्कुल सही है। पेट्रोल क्या होता है? बदबूदार भी होता है, गाढ़ा भी होता है, और गहरे रंग का तेल भी है। बदबूदार, पतला, पेट्रोल जो है वो पतला नहीं होता है, इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पेट्रोल की क्वालिटीज क्या क्या है, पेट्रोल के फीचर्स क्या क्या है? तो वो बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है, और गहरे रंग का क्या है? एक तेल है। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। मधुबनी जो पेंटिंग होती है, इससे सीटेट में बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इस साल भी पूछे जा रहे हैं मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड। तो मधुबनी पेंटिंग, पहले तो आप ये बताइए होती कहाँ है? तो मधुबनी पेंटिंग बिहार राज्य में होती है। और इसमें कैसे रंगों का उपयोग किया जाता है? सोने चांदी को घोल कर बनाए हुए पीसे हुए चावल के रंगीन घोल, विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग, या अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। जो मधुबनी पेंटिंग होती है वो कैसे होती है? पीसे हुए चावल से बनाए जाते हैं, और इसका घोल बनाया जाता है चावल को पीस कर, और उससे हम ये पेंटिंग करते हैं। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार राज्य से संबंधित है। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, वहीं ये पेंटिंग होती है। हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। कैसे ये पेंटिंग बनाते हैं? तो चावल को पीस कर, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल, मतलब चावल को पीस कर उसमें कलर्स मिलाते हैं, और उससे हम पेंटिंग बनाते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? तो इसमें क्या कहा गया है कि कुछ दिव्यांग बच्चे हैं या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, स्पेशल चाइल्ड है, वो भी सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाई करते हैं। तो ये स्कूल कैसा स्कूल माना जाएगा? समवयस्क शिक्षा, प्रतिपूरक अधिगम, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या समावेशी शिक्षा? तो जो समावेशी शिक्षा होता है, इसका स्लोगन क्या है? सभी के लिए शिक्षा। यानी कि हम सभी को शिक्षा दें, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो, चाहे वो नॉर्मल चाइल्ड हो, तो सभी को शिक्षा, किसका स्लोगन है? समावेशी शिक्षा का। और इसमें यही कहा गया है कि क्या है, कुछ बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग हैं और या अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। मीन्स कि सामान्य बच्चों के साथ जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं वो भी पढ़ाई करते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? वो स्कूल कैसा है? समावेशी शिक्षा वाला स्कूल है। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समावेशी शिक्षा में क्या करते हैं? हम विशिष्ट बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि वे कोई भी टीचर जो है वो टीएलएम में श्रव्य दृश्य सामग्री, यानी कि जिसे बच्चा सुन भी सकता है, देख भी सकता है, जैसे कि टीवी, कंप्यूटर, इन सब का यूज करता है या फिर शारीरिक गतिविधियां करवाता है, तो उस प्रयोग करता है क्योंकि वो ऐसा क्यों करता है, हमें ये बताना है। अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं या शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। तो कभी भी जब हम टीएलएम यूज करते हैं, उसमें श्रव्य दृश्य सामग्री यूज करते हैं या फिर फिजिकल हम उनसे एक्टिविटीज करवाते हैं, तो बच्चों का उसमें ज्यादा से ज्यादा ज्ञानेंद्रियों का यूज होता है और उससे क्या होता है, बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं। बच्चे जितना ही चीजें यूज करेंगे, हाथ पैर कान आंख, तो उससे वो क्या होगा, अच्छे से सीख पाएंगे। अगर आप लेक्चर मेथड से बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या है, सिर्फ उनका कान एक्टिव है, मीन्स कि वो सिर्फ बातों को सुन रहे हैं, तो इससे वो अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। लेकिन अगर आप श्रव्य दृश्य सामग्री का यूज कर रहे हैं, बच्चों को वो चीजें दिखा रहे हैं सामने टीवी पे, तो क्या उसमें उनकी आंखें भी यूज हो रही हैं, कान भी यूज हो रहा है, तो बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट से उसको सीख लेते हैं। तो हम कभी भी इन सब का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि अधिगम वृद्धि होती है इससे और अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करता है बच्चा, तो अच्छे से सीखता है। हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस लेता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? इसको हम और एक घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। घटपर्णी कहते हैं या फिर इसे हम पीचर प्लांट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो होता है, ये घड़े के शेप में, घड़े का जैसा गला होता है उस शेप में ये होता है, घटपर्णी का जो पौधा होता है। तो ये क्या करता है, अपने अंदर कीड़े मकोड़े या फिर मेढक चूहों इन सबको फंसाकर क्या करता है, खा जाता है। तो ये है बताना है हमें कि ये हमारे देश में किस राज्य में पाए जाते हैं। असम में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में या मेघालय में? तो जो घटपर्णी का पौधा है वो हमारे देश में मेघालय में और मिजोरम में पाया जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। डैश के लिए मछली घर यानी कि एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। अगर आपने एक्वेरियम देखा होगा, शीशे का एक जार होता है, उसमें मछलियों को हम रखते हैं, तो एक्वेरियम में एक पंप भी लगा रहता है जिससे हवा उसके अंदर जाता है। तो आखिर वो क्यों रखा जाता है? पानी को साफ करने के लिए,
जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने, या मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए। तो जो एक्वेरियम में एयर पंप हम डालते हैं वो क्यों डालते हैं? क्योंकि एक्वेरियम चारों ओर से बंद रहता है, तो जो ऑक्सीजन उसमें है, जो उसमें ऑक्सीजन है वो क्या करेंगी, मछलियां उसको ले लेंगी, फिर क्या होगा, उनको ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी तो मछलियां मर जाएंगी। तो इसलिए उसमें एयर पंप डाला जाता है ताकि बाहर से उसमें ऑक्सीजन जा सके और मछलियां क्या हो, जिंदा रह सके। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों रखा रहता है? अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। क्योंकि पानी में ऑक्सीजन रहेगा तभी मछलियां जिंदा रह पाएंगी, अदरवाइज वो क्या होंगी, मर जाएंगी। राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? हमें ये बताना है पेड़ पौधे या जीव जंतु जो है दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों ऐसा क्या चीज है जो जीव जंतु में भी पाया जाता है और पेड़ पौधों में भी पाया जाता है? वृद्धि और भोजन बनाना। तो वृद्धि तो जीव जंतु और पौधों दोनों में पाया जाता है, लेकिन भोजन बनाना, जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन जो जीव जंतु होते हैं वो अपना भोजन के लिए किसी और पर डिपेंड रहते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। प्रजनन और भोजन बनाना, इसमें भी भोजन बनाना गलत हो जाएगा। प्रजनन और अंकुरन, जो जीव जंतु होते हैं उसमें अंकुरन नहीं होता है। वृद्धि और प्रजनन, तो हमारा लास्ट ऑप्शन बच गया ऑप्शन नंबर डी। जो वृद्धि और प्रजनन ये जीव जंतु और पौधे दोनों में होता है। हमें यही बताना था कि ऐसा कौन सा गुण है जो पौधे और जीव जंतु दोनों में पाया जाता है। तो पौधे भी वृद्धि करते हैं और जीव जंतु भी वृद्धि करते हैं, पौधे भी प्रजनन करते हैं यानी कि रिप्रोडक्शन, और जीव जंतु भी रिप्रोडक्शन करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर डी। हमारे 20 क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जुड़े रहे ऐसे ही हमारे साथ और भी बेहतरीन क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।